हेलो बच्चों, तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और इसमें हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि लास्ट टाइम हमने साइंटिफिक नोटेशन ही डिस्कस किया था। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए एकदम से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.18 है। देखिए, इसमें था कि इस पॉइंट को हम 1 2 3 प्लेसेस इधर कर रहे हैं, तो हमारा जो पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू, और जो इसमें एक्सपोनेंशियल आएगा वो क्या आएगा 10 टू द पावर। तो इसमें था कि अगर आप पॉइंट को राइट की तरफ मूव करें, अगर पॉइंट को राइट की तरफ मूव करें तो आपकी जो पावर आएगी वो निगेटिव आएगी। तो कितना राइट की तरफ मूव किया 1 2 3, तो 10 टू द पावर -3 आएगा। ठीक है जी। और अगर आप पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करें तो आपकी जो 10 की पावर आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। तो इसमें हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा कितना 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2.34। तो कितने प्लेसेस आपने मूव किया 5 प्लेसेस, तो यहाँ पे होगा 10 टू द पावर 5। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में अगेन हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो 1 2 3, ये हो जाएगा 8.008 इंटू 10 टू दी पावर कितने प्लेस हुए 1 2 3 प्लेस हुए। और ये हो जाएगा आपका, इसमें आप राइट की तरफ जाएंगे 1 2 5 इंटू 10 टू दी पावर -10 टू दी पावर +2। इसमें भी हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे 1 2, है ना, तो ये जगह 5 इंटू 10 टू दी पावर 2। इसमें हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये साइंटिफिक नोटेशन में हमारा डिनोटेड है। तो इस जो क्वेश्चन के आंसर्स हो गए वो ये सब होंगे। तो चलिए अब हम अपना अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो देखिए, जब अनसर्टेनिटी कैसे होती है, क्योंकि द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए, जो हम थियोरेटिकल वैल्यू निकालते हैं वो तो सर्टेन होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ निकालते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी आती है, मतलब वो जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो लिमिटेशन होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कोई लिमिटेशन होती है, वो एक लिमिट तक ही आपको करेक्ट वैल्यू दे सकता है। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ का मास निकालें, एक ऑब्जेक्ट का मास निकालें, किस पे, अगर प्लेटफॉर्म बैलेंस में निकाले, एक नॉर्मल बैलेंस में निकाले प्लेटफॉर्म पे, तो आपका 9.4 ग्राम आएगा। लेकिन अगर वहीं पे आप अपनी लैब में लाके उसको एनालिटिकल बैलेंस पे अगर आप देखें तो उसका मास कितना आ रहा है 9.4213, यानी कि इससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ये ज़्यादा करेक्ट है। इसका मतलब जो पॉइंट के बाद जो आपका नंबर है ये अनसर्टेन है, ये जरूरी नहीं है, मतलब अनसर्टेन मतलब ये करेक्ट नहीं है, इसके बाद भी नंबर हो सकते हैं। तो जो पॉइंट के बाद का आपका जो नंबर है ये क्या है, ये अनसर्टेन है। अब जो आपकी अनसर्टेनिटी है, ये जो पॉइंट के बाद जो एक अनसर्टेनिटी आ रही है, इसको आप कैसे इंडिकेट करोगे? इसको आप इंडिकेट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से। और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है जो मीनिंगफुल डिजिट्स होती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुआ? एक तो वो डिजिट्स हो गई जो बिल्कुल सर्टेन है, और प्लस एक वो डिजिट हो गई जो अनसर्टेन है। और इसमें क्या कर दिया, द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। दस इफ वी राइट अ रिजल्ट एज 11.2, तो देखिए जो इस 11.2 है, इसमें जो 11 है ये आपका सर्टेन है, तो बिल्कुल फिक्स है कि 11 तो है। अनसर्टेन तो पॉइंट के बाद आती है, 0.2 ml आपका क्या है, अनसर्टेन है। एंड 0.2 यानी पॉइंट के बाद जो 2 है ये अनसर्टेन है। तो इज अनसर्टेन एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी +-1 इन द लास्ट डिजिट। इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, +-1 होगी, यानी कि या तो इसमें +1 ऐड होगा या फिर -1 आपका सब्ट्रैक्ट होगा। अनलेस अदरवाइज, देखिए अगर ये स्टेट नहीं भी किया हुआ है, जैसे सपोज आपने एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने नहीं भी बोला है कि इसमें +-1 की अनसर्टेनिटी है, तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं, जब भी आप लेबोरेटरी में कुछ
एनालिटिक करते हैं तो उसमें जो पॉइंट के बाद का जो डिजिट है उसमें +-1 की अनसर्टेनिटी होती ही होती है। अब हमें पता चला कि जो अनसर्टेनिटी है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का तो बहुत बड़ा रोल है। तो अब आपको ये है कि कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो देखते हैं, पहला जो रूल है वो कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो आपकी सिग्निफिकेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 285, इसमें कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, मतलब इसमें सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 3, 1 2 3। मतलब जीरो को छोड़ के जितनी भी डिजिट्स हैं वो सब क्या होती हैं? सर्टेन होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 3 है। एंड इन 0.25 ml देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसमें जीरो को आप काउंट नहीं करोगे, और 25 आपका क्या है? आपका सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हुई? 1 2। इसमें कितनी हुई? 2। इसमें कितनी हुई? 3। मतलब जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। Such zero indicated the position of decimal point. Thus 0.03 has one significant figures. देखिए, अगर जीरो है preceding the first non zero digits are not significant। देखिए, इस जैसे पॉइंट के बाद क्या होता है, जैसे कोई नॉन जीरो है, नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर से पहले कोई भी जीरो हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है, क्योंकि नॉन जीरो नंबर से पहले अगर कोई जीरो है तो वो क्या बताता है? वो डेसिमल पॉइंट बताता है कि डेसिमल के कितने पॉइंट बाद आपका सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। तो अगर 0.03 है तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, वो हुआ 3। इसी तरह अगर आप 0.0052 है तो इसमें कितने होंगे? सिर्फ 2। ये जीरो सिर्फ आपके डेसिमल पॉइंट बताने के काम आती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। लेकिन दो नॉन जीरो नंबर के बीच चाहे कितनी भी जीरो हो, सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो 2.005 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4। इसमें 4 है, तो ये जो दो जीरो हैं इनको आप इग्नोर नहीं करोगे। तो अब तक क्या बताया? अब तक हमने बताया, देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट है ही हैं, वो तो सिग्निफिकेंट होती ही होती हैं, है ना। जैसे आपका ये 285 लिया, 395, कुछ भी है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी 3 है। अगला था कि अगर नॉन जीरो नंबर से पहले जीरोज आ रही हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। जैसे 3 है, ये सिर्फ डेसिमल पॉइंट बताने के लिए होती है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 1। जैसे ये है, कितनी भी जीरो लगा लो, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? जो उतने भी नॉन जीरो है। लेकिन नंबर 3 पे आता है, अगर दो नॉन जीरो नंबर हैं उनके बीच में जीरो हैं तो वो सिग्निफिकेंट होती है। इसमें कितना? 1 2 3 4। इसमें कहीं पॉइंट भी लगा देना तो भी ये 4 ही है, कहीं भी पॉइंट लगा दो तो 4 ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो जीरो हैं वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है। अब आते हैं 4 पे। जो फोर्थ रूल है वो क्या कहता है? देखिए, पॉइंट नंबर 4 ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो राइट में है या फिर एंड में है वो सिग्निफिकेंट होती हैं। अगर वो राइट साइड में है डेसिमल पॉइंट के, किसमें? इफ राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है तो ये सिग्निफिकेंट है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था रूल नंबर 2 में कि डेसिमल पॉइंट के अगर ये जो आपका नॉन जीरो नंबर है, इससे जो प्रीसीडिंग्स नंबर है इनका क्या है? ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। लेकिन अगर पॉइंट के बाद
आपका कोई नंबर आ रहा है, उसके बाद अगर 0 है राइट साइड में, तो ये क्या है, ये आपका सिग्निफिकेंट होती हैं। तो अगर ये एग्जांपल है 0.200, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। इसीलिए अगर आप देखें, but if otherwise the terminal zeros are not significant if there is no decimal point, अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इनका कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होता। तो इसके लिए क्या चाहिए कि जो पॉइंट है, अगर पॉइंट के बाद जितने भी आपकी राइट साइड पे 0 आ रही हैं वो सारी क्या होंगी, वो सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल जो 100 है, इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 है ही नहीं, कहीं पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आपको कहे कि जो 100 है, ये जो 100 है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप बोलेंगे नहीं, पॉइंट के बाद तो 0 है ही नहीं, इसमें तो एक ही होना चाहिए। फिर अगर आप बोले एंड 100.0 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, पॉइंट के बाद तो सिर्फ एक ही 0 है, तो एक ही होना चाहिए, है ना। तो इस सब चीज को समझने के लिए आपको आना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन जो हमने पढ़ा था। तो अगर आप 100 को आप ऐसे लिखो 1 × 10⁻², तो सिर्फ इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर आप लिख दें इसको 1 को कैसे लिख दें, 1.0 लिख दें, तो पॉइंट के बाद एक 0 आ रही है, तो इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 2, 1, 2। और अगर आप इस 1 को ऐसे लिख दे 1.00 × 10⁻², तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1, 2 एंड 3। तो आपको ये बिल्कुल समझ जाना है कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर को ऐसे मेंशन करा है कि इसमें 2 है, 3 है, तो उससे आप कैसे समझ जाएंगे कि पॉइंट के बाद आपके जितने 0 होते हैं राइट साइड, पॉइंट के बाद जो राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड जितने भी 0 होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो पॉइंट से पहले 0 होते हैं वो क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे इसमें पॉइंट से पहले जो 0 था वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट फिगर है ना। और पॉइंट के बाद भी सिग्निफिकेंट होने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पे 0.03 है तो इसमें क्या है, ये नॉन जीरो नंबर है। तो अगर पॉइंट के बाद 0 आ रहा है और उसके बाद एक नॉन जीरो नंबर आ रहा है ना, तो फिर ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है और उसके बाद नॉन जीरो नंबर नहीं आ रहा है, तो सारे जो जितने भी 0 होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। तो इसी नंबर के साथ देखिए यहाँ पे नॉन जीरो नंबर आ रहा है, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर 1 होगा। ऑल्दो पॉइंट के बाद 0 है, लेकिन अगर आपका ऐसे है इंटू 10⁻², तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक 0 है, लेकिन इसके बाद कोई वैसी डिजिट नहीं है, नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट होगी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, 1। और अगर ऐसे है, आपने ऐसे लिख दिया, तो इसमें कितने होंगे, 1, 2, इसमें कितने होंगे, 2, नहीं, इसमें होंगे 1, 2, इसमें होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें होंगे आपके 3, 1, 2, 3, 3। ये पहले वाला तो सिग्निफिकेंट होता ही है, और एक ये भी सिग्निफिकेंट, तो इसमें हो गए 1, 2, और इसमें हो गए 1, 2, 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो ये, और आपको ये पता है। और अगर ऐसे भी लिख दे 1.001, तो कितने तो फिर ये वाला केस आ जाएगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच जितनी भी जीरोज होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ, देखिए जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारा लास्ट जो इसमें नंबर है, मतलब जो लास्ट में लास्ट रूल है, वो है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर आप नंबर्स की काउंटिंग करते हो, कैसे, ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग करते हो, जैसे एग्जांपल हो गया 2 बॉल, 20 अंडे, 20 एग्स, 2 बॉल्स, इनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 के बाद आप कितने पॉइंट लगा लो सब सिग्निफिकेंट होगी, है ना। कोई नॉन जीरो नंबर तो है नहीं जो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे, है ना। यहाँ पे 20 है, 20 के बाद पॉइंट लगा के कितने ही 0 लगा दो। और अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में कुछ लिख रहे हो, तो जितने भी ये डेसिमल को छोड़ के, ये जो आपका एक्सपोनेंट पार्ट को छोड़ के जो ये वाला पार्ट है पूरा, है ना,
इस सब में जितने भी आपके नंबर होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। कितने हो गए? 1 2 3, इसमें 3 हो गए, इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4, इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन देखिए ये सब रिजल्ट्स तो हैं, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पढ़ ली, साइंटिफिक नोटेशन भी पढ़ लिया। अब ये है कि जो ये रिजल्ट्स हैं ये प्रिसाइज हैं या फिर एक्यूरेट हैं। तो इन सब चीज़ों को और करने के लिए और क्लोजली देखने के लिए हमारी दो टर्म आती हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। सो प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन होता है कि बहुत सारे जो वेरियस मेजरमेंट हैं, किसी सेम क्वांटिटी का आप मेजरमेंट कर रहे हो बार बार, ठीक है? तो प्रिसीजन क्या होता है? उस क्वांटिटी के जो आप मेजर कर रहे हो उसमें कितनी क्लोजनेस आ रही है, मतलब कितना ऑलमोस्ट आपका, जैसे बार बार आप उसको मेजर कर रहे हो तो ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं आ रहा है। अगर ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है वो प्रिसाइज है। और एक्यूरेसी होता है कि जो पर्टिकुलर वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है, जो आपकी थियोरेटिकल वैल्यू है, अगर आपकी वही आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? वो एक्यूरेट हो जाएगी, तो आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। जैसे कि इन्होंने बोला है कि एक स्टूडेंट है, अब 2 ग्राम के लिए वो क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है अपना एनालिटिक बैलेंस में। तो पहले जो स्टूडेंट ए है, उसने 2 बार मेजर किया। एक बार तो उसका 1.95 आया, एक बार 1.93 आया। और आप देख सकते हैं इसका लगभग क्लोज आया, मतलब 1.95 और 1.93, 0.02 का ही डिफरेंस आया, मतलब दोनों वैल्यूज काफी क्लोज हैं। अब सिंस ये क्लोज हैं तो ये वैल्यूज क्या हो गई? ये प्रिसाइज हो गई, एक दूसरे के प्रिसाइज हो गई। लेकिन एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि जब आप इनका क्या निकालोगे, इनका एवरेज निकालोगे तो आपका 2 ग्राम तो नहीं आएगा। फिर आप बी ने रिपोर्ट किया। बी ने क्या किया? बी ने एक बार तो 1.94 मेजर किया, एक बार 2.05 ग्राम किया, मतलब इसमें काफी गैप आ रहा है। और तो इसका ना तो प्रिसाइज ही है, मतलब एक दूसरे के आसपास भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। फिर सी ने ये जो मेजरमेंट है सी ने दोबारा रिपीट की। तो एक बार इसका आया 2.01 ग्राम और एक बार आया 1.99 ग्राम। तो जो ये दोनों मेजरमेंट है ये प्रिसाइज भी है, मतलब एक दूसरे के बहुत नज़दीक भी हैं, और एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट कैसे है? जब आप इन दोनों मेजरमेंट्स का एवरेज निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। प्रिसीजन का मतलब होता है एक तो जो ट्रू वैल्यू, उसके क्लोज होनी चाहिए वैल्यू। दूसरी बात यह है कि जब आप वेरियस एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार उस चीज को मेजर करते हैं, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, तो वो वैल्यूज क्या होती हैं? प्रिसाइज होती हैं। और एक्यूरेसी का तो यही है कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है अगर आपकी वही आ जाए, है ना, तो आपके क्या हो जाएगा? वो जो वैल्यू होगी वो एक्यूरेट हो जाएगी। अब देखिए, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। The results cannot have more digits to the right of the decimal points than either of the original numbers. देखिए, जो रिजल्ट है डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उनसे ज्यादा तो नहीं हो सकता, उससे ज्यादा डिजिट्स नहीं हो सकती जितने राइट में है। तो देखिए, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की अलग अलग वैल्यू दे रखी है। जब हम इनको सम अप करेंगे तो देखिए मैक्सिमम पॉइंट के राइट कितनी डिजिट्स है? 1 2 3। तो इससे ज्यादा रिजल्ट में भी डिजिट नहीं हो सकती। तो आप रिजल्ट में भी देखेंगे, रिजल्ट में भी पॉइंट के राइट साइड कितनी डिजिट्स है? वो है 1 2 3। तो यही अपना पहला पॉइंट बोल रहा है, ठीक है जी। तो देखिए इसमें थोड़ा सा लिख दिया इन्होंने, ये आप ऐसे देखिए, ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे, इनको ऐड कर दीजिए। तो जब इसको ऐड करोगे ऐसे 1 1 2, ये 1 पॉइंट, और 1 2 एंड 3, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं। इसमें बोला है कि जो 18 है, ये जो 3 डिजिट अभी आपने ऐड की है, 18 सिर्फ ओनली एक ऐसी डिजिट है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, एंड द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विच इज 31.1। मतलब आप कहाँ तक रिजल्ट मेंशन करेंगे? जो इसमें मिनिमम पॉइंट के बाद मिनिमम जिसमें डिजिट्स हैं वहां तक। तो सिर्फ 18.0 में ही सिर्फ एक डिजिट है, देखिए इसमें ही सिर्फ एक है, इसमें ऊपर वाले में 2 है,
1 2, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो सिर्फ इसके हिसाब से आप रिजल्ट देखेंगे। इसके हिसाब से रिजल्ट क्या होगा? 31.1। अब आगे आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लीकेशन में भी देखिए यही है कि आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में आप उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे जितना आपका मिनिमम है। मिनिमम कितना है? जैसे 2.5 के दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो रिजल्ट में दो से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होने चाहिए। तो रिजल्ट में कितने, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स करने के लिए ये दोनों हटाने पड़ेंगे, तो 3.1 इसका आंसर होगा। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना तो आता होगा अच्छे से। तो जैसे 2.5 को आपने 1.25 से मल्टीप्लाई किया, यही है, ये मल्टीप्लाई किया, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 एंड 2 12, फिर 2 5 जा 10, 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, और 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आ जाएगा एज इट इज, ये आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 5 2 5 5 10 एंड 1 11 एंड ये हो जाएगा 3। और पॉइंट कैसे पता करेंगे? देखिए पॉइंट गिनते हैं ऐसे, जितना पॉइंट के राइट साइड में नंबर्स हैं, ठीक है, उतना ही आप क्या करते हैं, पॉइंट लगा दे। जैसे 1 2 3, राइट साइड कितना 1, इधर के गिन लो, इधर 2 है, तो टोटल हुए 3। अब पीछे से आ जाओ 1 2 3, तो पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा। अब ये कह रहा है कि जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, उसके हिसाब से आंसर कीजिए। तो मिनिमम तो इसमें है 2.5 में, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2, तो यहाँ भी हमें 2 ही करने हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए सब सिर्फ हम 3.1 वैल्यू लेंगे। अब राउंडिंग ऑफ के भी रूल्स होते हैं। देखिए अब आपको पता है कि जितने हमारा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिजिट उड़ाते हैं। तो अब आप ये देखिए, जैसे ये है 1.386, ठीक है, तो द राइट मोस्ट, जो सबसे राइट वाली डिजिट्स है, अगर वो 5 से ज्यादा है, अगर सबसे जो राइट वाली डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, तो उससे जो पहली डिजिट है उसमें +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर वो होगा 1.39। 8 + 1 क्या हो जाएगा? 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.39। और अगर जो राइट मोस्ट है वो 5 से कम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एज इट इज लिख सकते हैं, इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा 4.33। और अगर राइट मोस्ट क्या है? 5 है, अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 है, जैसे इसमें है, तो अगर 5 से जो पहली डिजिट है वो ओड है, अगर 5 से पहली डिजिट ओड है, तो आप इसमें एक ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 6.4। और अगर राइट से पहली डिजिट इवन है, जैसे 2 क्या है? इवन है, तो आप उसको एज इट इज रख देंगे। तो सिंपल रूल है, अगर राइट मोस्ट डिजिट्स 5 से ज्यादा है, तो जो पहली डिजिट है उसमें आप +1 कर देंगे। राइट मोस्ट डिजिट अगर 5 से कम है, तो आप उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 है, उससे पहले अगर ओड नंबर है तो उसमें +1 कर देंगे, और अगर उससे पहले इवन नंबर है तो आप उसको कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिंपली आप 5 को आप हटा देंगे। अगला टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए जब आप कैलकुलेट करते हैं तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि हमें यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जैसे कि एसआई यूनिट से आप क्या कर सकते हैं, एसआई यूनिट से सीजीआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो इनके देखो कुछ मेथड होते हैं, जैसे फैक्टर लेवल मेथड हो गए, यूनिट फैक्टर मेथड हो गए, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस हो गए। देखिए ये जो है ये आपको बिलो आपको इलिस्ट्रेट किया हुआ है। देखिए अब पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, एक मेटल का पीस है वो 3 इंच का है। इसकी लेंथ अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमें पता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये हमें पता है। अब इक्विवेलेंस से आप कैसे करेंगे? इक्विवेलेंस से क्या करेंगे, आप 1 इंच है, ठीक है, अगर मैं इसको 2.54 को इसके डिवाइड में ले आऊं, 1 इंच है, अगर मैं 2.54 सेंटीमीटर को पूरे को इसके डिवाइड में ले आऊं, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, है ना। देखिए ऐसे,
1 इंच आपको दे दिया 2.54 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस पूरी डिजिट को इसके डिवाइड में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंच डिवाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है ना। और अगर मैं इस 1 इंच को इसके डिवाइड में ले आऊं तो क्या होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 इंच, यानी कि ये जो दोनों चीजें हैं ये यूनिटी के इक्वल है, यानी कि 1 के इक्वल है। ये यूनिटी मेथड है। अब आपको कोई भी डिजिट चेंज करने तो बिल्कुल यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसने बोला है, अब पूछा है कि 3 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 इंच में सेंटीमीटर करने के लिए किससे आप मल्टीप्लाई करोगे, इससे क्यों मल्टीप्लाई करोगे, देखिए हमें पूछा है सेंटीमीटर में वैल्यू पूछी है, तो जो वैल्यू पूछी है उसी वाले फैक्टर से डिवाइड करेंगे, उसी वाले फैक्टर से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 3 इंटू ये वाला यूनिट फैक्टर 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, ये भी इंच में था, ठीक है। देखिए इंच से इंच कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर रह जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 7.62 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फिर ये है कि आपको बस ये ध्यान रखना है, पहले आप यूनिट में कन्वर्ट कर लो, आपको जो चीज पता है पहले उसको लिखो, फिर उसको यूनिट में कन्वर्ट कर लो, मतलब 1 के इक्वेट कर दो। फिर जो आपको डिजायर्ड वैल्यू चाहिए उसको न्यूमिनेटर में रखो, मतलब उसको ऊपर रखो, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर में चाहिए तो मैं इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर मुझे कोई चीज सेंटीमीटर में पूछी है और मुझसे पूछता इंच में बताओ तो मैं इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करती। सपोज मेरे से ये तो इंच में पूछ लिया, अब बोला 3 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, तो 3 सेंटीमीटर है। अब मुझे पूछा इंच में, क्योंकि मुझे इंच चाहिए तो मुझे इंच चाहिए ऊपर, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3/2.54 इंच। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें इंच में। तो आई होप आपको समझ में आ गया हुई अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल है कि अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, एक जग में 2 लीटर मिल्क है, तो आपको मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या देगा, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये सेंटीमीटर इधर चला जाएगा, 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, और जब आप इसको इधर ले आओगे 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर इज इक्वल टू 1। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए टू गेट मीटर क्यूब फ्रॉम द अबव यूनिट फैक्टर्स द फर्स्ट यूनिट फैक्टर इज टेकन एंड इट इज क्यूब। तो देखिए अब मुझे चाहिए क्यूब में, मीटर क्यूब में वैल्यू चाहिए, है ना। तो मीटर क्यूब में क्या करने के लिए क्या करूंगी, मैं इन सब दोनों वैल्यूज का क्यूब कर दूंगा। 1 का क्यूब तो क्यूब ही होता है, 1 का क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है। तो 1 मीटर क्यूब ये क्या आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब अपॉन 100 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1। अब मुझे मीटर क्यूब में ही चाहिए, तो 2 लीटर के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, नाउ 2 लीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैसे आया, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 2 लीटर में कितने 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे चलिए, अब आप इसमें यूनिट फैक्टर से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर क्यूब को किसमें बदलना है मीटर क्यूब में, तो मैं यहां से कर दूंगी। सिंस मुझे मीटर क्यूब में बदलना है तो मैं इस वाली क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई करूंगी, इस वाले से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2 अपॉन 10 टू द पावर 3 या फिर 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। देखिए एक तरीका तो ये है जो इन्होंने बताया, एक आपका ये ले लो ना कि डायरेक्ट कि आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं 1000 लीटर होते हैं, ये तो आपको पता है यूनिट कन्वर्जन में पढ़ाया था। देखिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। इसको यूनिट बना लेती हूँ, यूनिट 1 मीटर क्यूब
डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 1, या फिर 1000 लीटर अपॉन 1 मीटर क्यूब। अब मुझे क्या चाहिए, 2 लीटर मिल्क में मुझे चाहिए 2 लीटर को चेंज करना है किस में, मीटर क्यूब में। तो आप क्या करोगे, अब मीटर क्यूब में चेंज करना है तो मैं इस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लीटर की जगह मैं क्या लिखूंगी, 2, इसको लिखो 2 लीटर इंटू, ये यूनिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि मुझे मीटर क्यूब में चाहिए, तो मैं लिखूंगी 1 मीटर क्यूब अपॉन 1000 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1000 मीटर क्यूब, या आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, उससे भी आसान है जो आपको बुक में मेंशन है। बुक में क्या कर रहा है, पहले लीटर को सेंटीमीटर में कर रहा है, फिर सेंटीमीटर को मीटर में कर रहा है, तो आप लीटर को डायरेक्ट मीटर क्यूब में करो, है ना। तो आपको ये सब चीजें, यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब आगे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज। 2 डेज में कितने सेकंड होते हैं। अब आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो देखिए डेज और सेकंड में बात हो रही है, तो इधर कर दिया, यूनिटी में कन्वर्ट कर लिया, 24 घंटों को इधर ले आए 1, फिर इस एक दिन को इधर ले आए तो 24 आवर अपॉन 1 डे। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो फिर इसको यूनिट में चेंज कर दिया, कैसे, 60 मिनट को इधर ले आए और फिर 1 आवर को इधर ले आए। अब 2 डेज को हमें सेकंड में सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो यूनिट फैक्टर को कर लो। देखो 2 डेज को, पहले 2 डेज लिखा, फिर आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, घंटों में। तो घंटों में कन्वर्ट करने के लिए आप ये वाला यूनिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, 24 आवर अपॉन 1 डे, ठीक है। फिर आर को आपको किस में चेंज करना है, आर को आपको चेंज करना है मिनट में, तो मिनट के लिए ये वाला यूनिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, 60 मिनट अपॉन 1 आवर। फिर मिनट को कन्वर्ट करने, क्योंकि मुझे सेकंड में चाहिए, आपको चाहिए सेकंड वाला यूनिटी फैक्टर, तो सेकंड वाला क्या होगा, देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो क्या करेंगे, 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड इजिकल टू 1 इजिकल टू 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट। ये यूनिटी फैक्टर हो गया। तो मुझे किस में चाहिए, सेकंड में, तो मैं इस वाले यूनिट फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी, 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट। देखिए मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डे से डे, सिर्फ बचेगा क्या, सेकंड। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 172,800 सेकंड। ठीक है जी, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो ये। देखिए फिर एक बार और बता देती हूँ, आपको बताना है कि 2 डेज में कितने सेकंड्स होते हैं, ये बोला है ना। आप यूनिट मेथड से इसको कर रहे हो। तो देखिए आप पहले डेज को घंटों में बदलते हो, फिर मतलब 1 बाय 1 जाते हो ना, जब आप यूनिट चेंज करते हो, एकदम से सेकंड में चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए डेज को पहले आप आवर्स में बदलेंगे, आवर्स को फिर आप मिनट में बदलेंगे, और मिनट को फिर आप सेकंड में बदलेंगे, है ना। पहले डेज को मैं आवर्स में बदल लेती हूँ। आपको पता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 1 डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स। अब इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दो, यहीं का 1 डे अपॉन 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 24 आवर्स अपॉन 1 डे। ठीक है जी, फिर ये चेंज हो गया मेरा, फिर आवर्स को मिनट में करो, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, या फिर आप लिख सकते हो 1 आवर अपॉन 60 मिनट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 60 मिनट अपॉन 1 आवर। अब आ जाओ आप सबसे बाद में मिनट्स को सेकंड में। आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड, एंड तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट। अब 2 डेज को कन्वर्ट करना है ना। तो आप डेज को किस में कन्वर्ट करोगे, पहले आवर्स में करोगे, और आवर्स के लिए कौन सा आप यूनिट फैक्टर लोगे, ये वाला लोगे।
यूनिट में क्यों कन्वर्ट करते हैं? देखिए यूनिट में कन्वर्ट करने का रीजन होता है, तो देखो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको 2 इंटू 1 डेज लिखोगे तो इस पर कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ही रह जाएगा। ये जो यूनिट ही है इसकी जगह आप क्या लिखोगे? इसकी जगह 1 की जगह आप ये लिख दो, क्योंकि हमें किस में चेंज करेंगे? पहले तो आवर्स में चेंज करेंगे ना। तो अब ये हो गया 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 डेज, यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 डेज इंटू ये वाला यूनिट फैक्टर, तो ये जाएगा 24 आवर्स अपॉन 1 डे। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको देखिए आवर्स में चेंज हो गया, फिर मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट के लिए आप कौन सा यूनिट फैक्टर लोगे? ये वाला लोगे। तो अब आपको क्या करना है? आपके ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया कि इतने आवर्स होते हैं 2 डेज में, ठीक है, क्योंकि डे से डे कैंसिल हो जाएगा तो आपके 48 आवर्स हो जाएंगे। अब 48 आवर्स में कितने मिनट होती हैं? तो मिनट के लिए आप क्या करोगे? इस वाले यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 60 मिनट, क्योंकि जो चाहिए उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, है ना। आर से आर कैंसिल, डेज से डेज, ये मिनट में कैंसिल, मिनट में कन्वर्ट हो गया। और फाइनली हमें तो चाहिए सेकंड में, पूछा सेकंड में, तो लास्ट में आप इस वाले यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट। तो जब आप इनको करोगे, देखिए मिनट से मिनट कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ठीक है, डे से डे कैंसिल, क्या बचेगा? 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 172800 इतने सेकंड। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाना चाहिए। देखिए आज यहीं तक करते हैं। देखिए जो आगे, इसके आगे जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में, वो देख लेते हैं कौन कौन से आपको करने हैं। आप टिक मार्क लगा लीजिए अपनी बुक में। तो इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास, हाउ इट इज डिफाइंड। ये मैंने बिल्कुल डिफाइन किया है, ये आप कीजिए। एक है प्रेशर इज डिस्क्राइब्ड एज फोर्स per unit area of the surface. The SI unit of pressure is Pascal, is as shown below. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. If mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, calculate the pressure in Pascal. ये वाला क्वेश्चन कीजिए। 1.13, 1.14 और फिर है 1.16. What do you mean by significant figures? उसके बाद है उसके बाद 1.19, ये बिल्कुल एकदम क्लियर कट क्वेश्चन है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, जो रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और फिर 1.20 भी करना है, इनको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जो 5 का रूल बताया था वो लगेगा इसमें। और आगे है सॉरी, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर। तो आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होनी चाहिए जब आप इन तीनों को सोल्व करोगे। तो आंसर में कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए, जितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इनमें होगा वो आपको बताया था कि जिस इसमें आपको डिजिट देखनी है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली, उतनी ही आंसर में होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो यही क्वेश्चन हो गए। तो आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 और एक ये 6।
तो आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं और जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो एकदम हम सबसे पहले यही क्वेश्चंस को सोल्व करवाएंगे। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, सही कीजिए, गलत कीजिए, जैसा भी हो आप कीजिए। अगर आप गलत करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी गलती कहाँ है, और अगर आप सही करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप हर हाल में ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।